नमस्कार। पिछले वक्त में हमने देखा था कि नियोजन यानी क्या। नियोजन के बारे में हमने विस्तृत जानकारी हमने उसमें प्राप्त की। उसमें हमने देखा, नियोजन के अर्थ देखा, नियोजन के महत्व देखा, नियोजन के वैशिष्ट्य देखा, नियोजन के प्रकार भी हमने देखा। उसके बाद में हमने ये देखा कि नियोजन के तत्व तथा घटक तथा अवयव, जिसको हम बोलेंगे कि कंपनीज ऑफ द फैक्टर्स एलिमेंट्स, जो हम बोलेंगे अवयव, यहाँ पे हमने विस्तृत हमने जानकारी देखी। उसके बाद में हमने उसके उद्देश्य को देखा। उसके बाद में हमने देखा कि बजट अथवा आय व्यय क्या होता है, नियम क्या होता है, क्रय पद्धतियां क्या होती है, विविध अथवा रीतियां नियोजन के अंतर्गत में क्या होती है। उसी प्रकार से घटक में हमने ये भी देखा कि उद्देश्य के साथ साथ में नीतियां तथा सामान्य नीतियां, बृह नीतियां तथा लघु नीतियां, क्रय पद्धतियां, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। आज हम देखेंगे नियोजन के बाद में कि निर्णयन यानी क्या, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे डिसीजन मेकिंग। अगर हमारा डिसीजन मेकिंग, हमारा निर्णयन अगर हमारा बहुत सही है, तो जो भी कोई संस्था होगी वो संस्था बहुत ज्यादा पैमाने के ऊपर में फास्ट मूवमेंट्स में प्रगति करेंगी। बराबर है ना। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं उसमें कि किसी भी संस्था अथवा संगठन की प्रबंधकीय योजना उसके लक्ष्यों एवं नीतियां के अनुरूप लिए गए निर्णयों पर आधारित होती है। जो हम निर्णय लेंगे उसके जो भी कोई हमको रिजल्ट्स मिलेंगे, निर्णय मिलेंगे, वो हमें हमारे लिए मान्य रहेगा, चाहे उसमें हमें लाभ मिले, चाहे हमें उसमें हानियां भी मिले। अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग परिभाषाएं दी हुई है। तो डी.ई. मैकक्लेलन बोलते हैं कि विशिष्ट परिस्थितियों में व्यवस्थापक ने क्या करना, इस संबंध में जो निष्कर्ष निकालने की पद्धति या निर्णय प्रक्रिया, हम उसको कहा जा सकता है। उसके बाद में जॉर्ज टेरी बोलते हैं कि कुछ निष्कर्षों के आधार पर दो या दो से ज्यादा पर्यायों में से जो भी कोई चुनाव करना होता है, हम उसको ही निर्णय प्रक्रिया बोलेंगे या कहेंगे। निष्कर्ष प्राप्ति के लिए प्रोफेसर एलन ऐसे कहते हैं कि निष्कर्ष प्राप्ति के लिए व्यवस्थापन द्वारा किए जाने वाले कार्यों को निर्णय प्रक्रिया कहते हैं। प्रोफेसर थियो हेमन इनका मत यह स्पष्ट करता है कि एक निर्णय ऐसा कुछ है जो निश्चित किए गए कार्य के वास्तविक संपादन के पूर्व किया जाता है। उसके बाद में प्रोफेसर हर्बर्ट साइमन का मत यह है, वो ये अपना मत जताते हैं कि निर्णय लेने के लिए तीन प्रमुख अवस्था में से हमको जाना पड़ता है। तो उसमें से पहली अवस्था ये होती है कि निर्णय लेने के लिए अवसर का पता लगाना। और मैं बोलता हूं, देखिए, निर्णय लेने के लिए अवसर का पता लगाना, कार्य करने के लिए संबंधित क्रमों का पता लगाना, कार्य करने के लिए संबंधित क्रमों का पता लगाना, और कार्य के क्रमों में से चयन करना। यानी कौन सा कार्य हमको पहले करना है, कौन सा कार्य हमको दूसरा करना है, कौन सा कार्य हमको तीसरा करना है। फिर हम देखेंगे परिभाषा के बाद में कि निर्णय की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली विशेषता यह है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यह है कि निर्णय यह अंतिम प्रक्रिया है, और क्योंकि उनके बातों पर विचार करने में पश्चात निर्णय लिया जाता है। जो भी हम बातें करेंगे, जो भी हम डिस्कशंस करेंगे, जो भी हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के बाद में जो भी हम निर्णय लेंगे, तो वो निर्णय कैसा रहेगा, अंतिम रहेगा। प्रक्रिया के अंतर्गत में जो भी कोई अंतिम रहेगा वो ही हमारा अंतिम निर्णय रहेगा। दूसरा वैशिष्ट्य, निर्णय प्रक्रिया ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कभी भी निर्णय लेने के लिए हमें कभी हमारी जो पद्धतियां है, तो वो हम उसको रोकेंगे नहीं। जैसे कि हमने देखा है कि हम जब चार मित्र होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, तो हमारे सामने में मेनू आता है। तो मेनू आने के बाद में हम उसके ऊपर में चर्चा करते हैं कि इसमें से सबसे अच्छा क्या रहेगा। तो उसमें हम कम पैसे में ये निर्णय लेते हैं कि चार लोगों के लिए सब्जी कौन सी मंगाना, चपाती कौन सी मंगाना, राइस कौन सा मंगाना, और क्या मंगाना, मेनू में क्या उपलब्ध है, और उसमें से हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। यानी कि कभी भी नहीं खत्म होने वाला, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद में निर्णय ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है ना, बुद्धि के माध्यम से हम निर्णय लेते हैं। उसके बाद में चौथा वैशिष्ट्य यह है, विशेषता यह है कि उपलब्ध पर्यायों में से जो भी महत्तम पर्यायों का हम जो चुनाव करना है, वो ही निर्णय लेना है। जो हमारे पास में है, संसाधन हो
या हमारे पास में जो भी कोई संसाधन होगी या उसके लिए जो भी कोई कार्य करने के लिए जो भी कोई प्रगति लगेगी, जो हम उसमें हम जो निर्णय लेंगे वही पर्यावरण में से जो हम चुनाव करेंगे वही हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ चयन, यही हमारा निर्णय है। निर्णय प्रक्रिया के समय में अधिक महत्व होता है क्योंकि शीघ्र निर्णय या विलंब से निर्णय दोनों ही भी अयोग्य होते हैं। कभी कभी हम गाई गड़बड़ में या गड़बड़ में या हम घाई में हम क्या कर लेते हैं, निर्णय लेते हैं, वो भी घातक है। कभी कभी हम बहुत देर के बाद में कोई निर्णय लेते हैं, वो भी घातक है। यानी कि सही समय पे जो भी कोई निर्णयक रखता है और वो चाहे वो देरी से हो या फिर चाहे एक आधी कोई समस्या निर्माण हो गई हो और उसकी कोई हमने जल्दी निर्णय ले लिया तो वो हमको प्रॉफिट में लेके जा सकता है, या एक आधी कोई ऐसी समस्या होती है कि उसमें हम थोड़ा सा देरी से अगर हम उसको निर्णय ले तो वो भी प्रॉफिट में हो जाता है। कभी कभी देरी से ले गए निर्णय भी घातक होते हैं या फायदेमंद भी होते हैं, या कभी कभी जल्दी से लिए हुए निर्णय भी कभी कभी फायदेमंद होते हैं या फिर घातक होते हैं। उसके बाद में निर्णय लेना एक निर्णय है, ये बहुत सही बात बोली है। प्रोफेसर थियो हेमन ने ये बात बोली है कि निर्णय लेना ही एक निर्णय है ना। हम जो भी कोई निर्णय लेते हैं वही एक निर्णय है, और ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि निर्णय लेना ही एक निर्णय है। उसके बाद में आवश्यकता पड़ने पर निर्णय लेने की जो भी कोई अनुभवी रहेगा, व्यक्ति रहेगा, उसकी सलाह लेना बहुत जरूरी है। कभी कभी कैसी होती है कि एक आधी कोई समस्या या जो भी कुछ होगा, जब हम निर्णय लेते हैं तो हमारे से निर्णय में हम येस और नो में रहते हैं, है ना। वर्ड में सबसे छोटे शब्द अगर ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में देखेंगे तो हमको येस और नो, हाँ या ना दिखता है, लेकिन सारी दुनिया, सारा जग, सारा संसार ये इसी के पीछे में हाँ या ना में घूमते रहते हैं, है ना, बराबर है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है हम उसको हाँ करें या ना करें, निर्णय में हम हाँ करें या निर्णय में हम ना करें, ये दोनों के लिए जो भी कोई अनुभवी व्यक्ति होगा उसका निर्णय लेना हमें बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि निर्णय के महत्व क्या है ना, बराबर है ना, निर्णयन के महत्व क्या है। तो सबसे पहले प्रबंधकों को कार्यों की कुंजी कहा जाता है ना। क्यों इसको महत्व प्राप्त हुआ है? प्रबंधकों की कार्यों की कुंजी कहा जाता है। क्यों कुंजी कहा जाता है? इसका मतलब यह है कि जो भी हम निर्णय लेंगे वो हमारी संस्था के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगी, प्रबंधकों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगी। दूसरा महत्व, प्रबंधक कार्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। निश्चित ही निर्णय अगर गलत होता है तो हम बोलते हैं कि निर्णय हमारा गलत हो गया और उस गलती की वजह से हमको ये सारी की सारी चीजें भुगतना पड़ रहा है ना। कोविड में हम अभी देख ही रहे हैं कि जो दूसरी जो लाट आई उसको भी हम आज तक भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो निर्णय जो था, हमारा निर्णय उस वक्त में हमको ऐसा लगा कि सब ये खत्म हो गया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ था। लोगों ने जो नीति के साथ में जिस प्रकार से नियमों को पालन करना चाहिए था वो नियमों का पालन नहीं हुआ और वो निर्णय हमारा गलत हुआ, वो निर्णय हमारा गलत हुआ और हम दूसरी वक्त में भी हम लॉकडाउन के अंतर्गत में गए। यानी कि प्रबंधन पूर्ण कार्यों का एक ये महत्वपूर्ण स्थान है कि निर्णय कब, कैसा और कहाँ लिया जाए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, व्यवसाय के उद्देश्य में निश्चित करने में सहायक होता है। निश्चित ही एक निर्णय हमको कोई भी कार्य करने के लिए सहायक होता है और वो सहायक ही हमें हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पांचवा महत्व, स्पर्धा में अस्तित्व कायम रखने के लिए। आज का युग जो है वो जो स्पर्धात्मक युग है और इस स्पर्धा के युग में अगर हमको टिक के रहना है, हम जो अगर हम सेवा भी देते हैं या वस्तु की हम बिक्री भी करते हैं, अगर हमको उसमें टिक के रहना है, बाजार में हमको अगर टिक के रहना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्पर्धा का जो भी कोई अस्तित्व होगा वो अस्तित्व ही निर्णय के ऊपर में रहेगा। कोई भी वस्तु कब, कहाँ और कौन सी विपणन में हमको देना है, कौन सी बाजार में देना है, ये हमारा निर्णय ही उस हमारे लाभ के लिए आगे लेके जा सकता है। व्यवसाय की प्रगति के लिए निश्चित ही अगर कोई व्यवसाय करते हैं या सेवा करते हैं तो व्यवसाय में जो भी हम व्यवसाय कर रहे हैं उसकी अगर हमको प्रगति हमको पाना है तो उस प्रगति के लिए निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिकाएं बजाती है। संस्था का सतत संचालन, निर्णय एक ऐसी चीज है कि संस्था को संचालन के रूप में, डायरेक्शंस के रूप में अगर हमको उस संस्था को अगर हमको संचालन करना है तो निर्णय ही वो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि जो संस्था को बहुत आगे तक लेके जा सकता है।
उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रबंधकों को कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायक होती है। जो भी कोई कर्मचारी हमारे संस्था के अंतर्गत में कार्य कर रहे हैं, उसके प्रगति के लिए, उसके कार्यकुशलता के लिए हमको यह निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सा कर्मचारी कौन से पद के लिए उपयुक्त है, और वो उस पद को हमको उसको अपॉइंट करना है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात प्रबंधक में निर्णय लेते वक्त हमको दिखने में आती है। तकनीकी परिवर्तन एवं जटिलताएं, इसमें भी हमको महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए कि जो भी कोई टेक्निक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी कोई टेक्निक्स को हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उसका जिसका हम स्वीकार कर रहे हैं, जिसको हम स्वीकृति दे रहे हैं, उस टेक्निक का हमें लाभ होगा कि नहीं होगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, इसके लिए या फिर जो भी कोई जटिलताएं हमको टेक्निक्स के अंतर्गत में आती है, उस टेक्निक को हमने अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, यह निर्णय लेने के लिए भी निर्णयन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है प्रबंधक के अंतर्गत में होती है। उसके बाद में हम देखेंगे कि निर्णय की प्रक्रिया क्या है। निर्णय की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी कि ताकि हमारा जो निर्णय रहेगा सही मायने से हमारे प्रबंधकों के लिए, हमारे कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए, हमारे वस्तु के लिए, बाजार के लिए किस प्रकार से फायदेमंद होगा। यानी कि निर्णय की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो हम वो देखेंगे कि सबसे पहले हमको निर्णय लेने के पहले में सबसे पहले हमको यह देखना चाहिए कि प्रश्न के स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए कि इस प्रश्न का स्वरूप क्या है। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, ये पहचानना पड़ेगा कि समस्या क्या है, यानी कि उस समस्या का स्वरूप क्या है। इसका जब तक हम अध्ययन नहीं करते तब तक हम वो निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय लेना तो ये सबसे अंतिम प्रक्रिया है, लेकिन निर्णय लेने के पहले जो भी कोई समस्या हमको होगी, उस समस्या का स्वरूप, यानी हम ये बोलेंगे कि प्रश्न का स्वरूप क्या है, उसका अध्ययन करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी सबसे पहले क्या आएगा निर्णय प्रक्रिया में कि प्रश्न के स्वरूप का हमको अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद में हमको ये देखना है कि उस समस्याओं का हमको विश्लेषण करना चाहिए, जिसको हम क्लासिफिकेशंस बोले, कि वो प्रश्न बहुत जटिल है क्या, वो प्रश्न बहुत साध्य हो सकता है क्या, वो प्रश्न को हम सुलझाते वक्त हमको बहुत समय लगेगा क्या, यानी कि उस समस्या का विशेषता क्या है ना, बराबर है ना। अगर हमको उस समस्या का विशेषताओं के बारे में अगर हमको जानकारी नहीं है तो हम उसको उलझा नहीं पाएंगे। यानी कि हम जब भी उस समस्या को क्लासिफिकेशंस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, जब हम उसका विश्लेषण करेंगे तभी हमको पता लगेगा कि जो भी कोई हम निर्णय ले रहे हैं वो निर्णय कैसा है। तो विश्लेषण के अंतर्गत में हमको क्या देखना पड़ेगा कि निर्णय कैसे लेना है। उसके बाद में विश्लेषण में हमको क्या देखना है कि निर्णय लेते समय हमको किसकी सहायता लेना पड़ेगा, निर्णय किस प्रकार से लेना है, कौन से प्रकार से हमको वो निर्णय को लेना पड़ेगा, निर्णय लेते समय कौन सी जानकारी हमको एकत्रित करना पड़ेगा, निर्णय की सूचना किन किन को देना पड़ेगा। इन सारे सवालों को हमको सबसे पहले एकत्रित करना पड़ेगा, और उसके बाद में एकत्रित करने के बाद में जब हम इसको क्लासिफिकेशन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तभी जाके उस समस्या का हल निकलेगा। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमने अगर कोई प्रश्न का अध्ययन किया भी तो भी हमको ये देखना पड़ेगा कि उस प्रश्न का सबसे ज्यादा क्या हमको विश्लेषण करते वक्त समस्याएं होगी, और उस हमको समस्या का हल निकालना पड़ेगा। उसके बाद में हमको ये देखना पड़ेगा कि निर्णय प्रक्रिया में तीसरा जो प्रकार जो रहेगा, तीसरी जो प्रोसेस जो रहेगी, तीसरी पद्धति जो रहेगी वो ये रहेगी कि वैकल्पिक समाधानों का विकास करना। अभी वैकल्पिक समाधानों का विकास करना इसमें क्या रहेगा कि निर्णय प्रक्रिया में या निर्णय लेते समय कौन सी समस्या हमको दिखने में आई हुई है, बराबर है, हम उसका जब तक समाधान नहीं करेंगे, यानी कि वैकल्पिक समाधानों का जो भी कुछ को हमको विकास करना है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यानी समस्या को ठीक ढंग से समझना और उसका विश्लेषण करने के पश्चात प्रबंधकों को उसके समाधान के लिए जो भी कोई वैकल्पिक होंगे, यानी जो भी कोई हमको ऑप्शंस दिए होंगे, तो वो ऑप्शंस को हम उसको समाधान की हमको खोज करना पड़ेगा। और जब हम उस समाधान की खोज करेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम उस समाधान में जिसकी हम खोज कर रहे हैं, या जो भी कोई हम वैकल्पिक की जो हम सोच कर रहे हैं, जो ऑप्शंस की हम
शोध ले रहे हैं या हम उसको वैकल्पिक को हम ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं ये शब्द सबसे ज्यादा उचित रहेगा, जिसको हम ढूंढ रहे हैं। और ढूंढने के बाद में उसमें से जो कोई उपयुक्त है, हमने ढूंढा कि इसमें से अच्छा विकल्प कौन सा है, हमने उसको ढूंढा और वो ढूंढते वक्त हमको समझ में आई कि ये विकल्प सबसे समाधान कारक है, उपयुक्त है, और हम उसका चयन करेंगे। उसके बाद में जो भी हमने वैकल्पिक को चुना है, जिसके हम उपयोग करने वाले हैं, उस उपयोग को यानी कि क्या होगा, वैकल्पिक समाधानों का मूल्यमापन करना। जिसको हमने चुना है कि ये उपयुक्त तो हो सकता है, उसका हमको वैल्यूएशन करना पड़ेगा, मूल्यमापन करना पड़ेगा। और जब तक हम उसको मूल्यमापन नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, लाभदायी है या नहीं है, इसको हम कोई भी गारंटी नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि चौथी प्रोसेस में हमको ये देखना पड़ेगा कि जिसका हमने चयन किया है समाधान के लिए, उसका हमको मूल्यमापन करना पड़ेगा। उसके बाद में हमको ये देखना पड़ेगा कि सर्वोत्तम विकल्पों का चुनाव करना। पांचवा स्टेज क्या रहेगा, पांचवी प्रक्रिया कौन सी रहेगी कि जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है, हमारे पास में बहुत सारे विकल्प है ना। अभी हमको एक जगह पे जाना है, उसके लिए हमारे पास में 4 रास्ते हैं, लेकिन 4 रास्ते में से सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, इसको हमको एनालिसिस करना पड़ेगा। और उस एनालिसिस को, वो विश्लेषण को समाधान पूर्वक उस विकल्प को हमको चुनना पड़ेगा, ताकि हमारी यात्रा जो है वो सुविधाजनक हो। इसी प्रकार से जो भी हम निर्णय लेंगे वो कैसे रहे, सुविधा पूर्वक रहे, यानी जो विकल्प रहेंगे वो विकल्प को हमको चुनना है। अभी विकल्प जैसे हमने चुना, उसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, निर्णय को कार्यान्वित करना पड़ेगा। जब हम निर्णय को कार्यान्वित करेंगे, है ना, हमारे पास में फ्रिज में बहुत सारी सब्जियां हैं, बराबर है, बहुत सारी सब्जियां होने के बाद में आज हमको शाम को कौन सी सब्जी बनाना है, ये हमारा निर्णय हमारा पक्का हो गया। तो उसके लिए हमको कार्य करना पड़ेगा। अगर हमको बैगन की सब्जी बनाना है तो वो पूरी भरते वाली बैगन बनाना है, काट के बैगन बनाना है, आलू के साथ में बैगन बनाना है, या सिर्फ बैगन की सब्जी बनाना है, उसमें टमाटर उसको ऐड करना है कि नहीं, ये देखिए हमको बैगन की सब्जी करना है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास में कितनी सारी विकल्प है। तो उस विकल्पों को ध्यान में रखते हुए उसको हमको कार्यान्वित करना पड़ेगा, यानी सबसे अंतिम में निर्णय को कार्यान्वित करना पड़ेगा। यह सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। और उसके बाद में जैसे हमने उसको कार्यान्वित किया, निर्णय का हमको अनुसरण करना पड़ेगा, जिसको हम अनुसरण का मीनिंग क्या होगा कि फॉलोअप, हम उसको फॉलोअप करेंगे और इस प्रकार से फॉलोअप करने के बाद में वो ही हमारा अंतिम निर्णय रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम प्रोसेस में देखें कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निर्णय की प्रक्रिया कैसी रहेगी। तो निर्णय की प्रक्रिया ये रहेगी, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, प्रश्न के स्वरूप का हमको अध्ययन करना पड़ेगा। उसके बाद में हमको समस्याओं का विश्लेषण करना पड़ेगा, और विश्लेषण करने के बाद में जो भी कोई वैकल्पिक समाधानों का विकास करना पड़ेगा। चौथे प्रक्रिया में या प्रोसेस में हमको ये देखना पड़ेगा कि वैकल्पिक समाधानों का मूल्यमापन हमको करना है, सर्वोत्तम विकल्प जो रहेगा उसका हमको चुनाव करना है, निर्णय को कार्यान्वित करना पड़ेगा, और निर्णय को कार्यान्वित करने के बाद में उसको फॉलो करना पड़ेगा, निर्णय का अनुसरण करना पड़ेगा। और इस प्रकार से जब हम अनुसरण करेंगे, उसका लास्ट स्टेज अनुसरण फॉलो करना ही वो निर्णय रहेगा। उसके बाद में हम देखेंगे, प्रोसेस के बाद में हम देखेंगे कि निर्णय प्रक्रिया के प्रकार कौन से हैं। तो निर्णय प्रक्रिया के प्रकार यह है कि मूलभूत निर्णय और दैनिक निर्णय। जैसे कि हम रोज एक निर्णय लेते हैं कि हमको जल्दी उठना है, जल्दी उठने के बाद में हमको ये काम पहले करना है, इसके बाद में ये काम करना है, ये काम करना है, ये दैनिक निर्णय जिसको हम रूटीन वर्क हम बोलते हैं। वो हमने निर्णय नहीं भी लिया तो भी वो निर्णय के प्रक्रिया के अंतर्गत में ही समाविष्ट हुआ है। तो फिर मूलभूत निर्णय क्या है, मूलभूत अथवा हम उसको ये भी बोलेंगे कि आधारभूत निर्णय। आधारभूत निर्णय ये कैसे देंगे, उपक्रम के लिए अत्यंत जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उपक्रम के लिए। क्योंकि सामान्यतः कैसा होता है कि जो भी कोई व्यवसाय रहेगा, उसका जो भी कोई अस्तित्व रहेगा, उसको लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से जो भी रहेगा, उसके लिए हम रोजाना मूलभूत निर्णय हम लेंगे। उसके बाद में दूसरा कौन सा रहेगा, प्रतिस्थापित निर्णय और अप्रतिस्थापित निर्णय। अभी प्रतिस्थापित निर्णय क्या रहेगा कि व्यवसाय में जो भी कोई कुछ निश्चित स्वरूप से जो भी कोई समस्याएं हमेशा निर्माण होती है, उस समस्याओं को समाधान करना। और अनिश्चित क्या रहेगा कि ऐसे निर्णय जो नियम पहले ही निश्चित होते हैं, यानी नियम के अंतर्गत में जो रहेंगे, हमको निर्णय में ही रहना पड़ेगा। अभी कोविड में हमने देखा कि दुकानें
सोमवार से लेकर यानी मंडे से लेकर तो फ्राइडे तक ही रहेगी। और उसका टाइमिंग कैसे था, सबसे पहले 7 से 11 था, बाद में पूरा लॉकडाउन हो गया। यानी हमको हमारा व्यवसाय करने के लिए जो निर्णय लिए हुए हैं, सरकार ने जो निर्णय लिए हुए हैं, उसी के अंतर्गत में हमको निर्णय लेना पड़ेगा, उसी के अंतर्गत में हमको काम करना पड़ेगा। यही प्रतिस्थापित निर्णय है और यही अप्रतिस्थापित निर्णय भी है। यानी अप्रतिस्थापित निर्णय कैसे है, जो पहले से ही तय हुए हैं ऐसे। उसके बाद में नीति संबंधी निर्णय तथा कार्यात्मक निर्णय। अभी ऐसे निर्णय जो उच्च अधिकारी लेते हैं, है ना, वो नीति संबंधी होते हैं कि हमारी नीति ये रहेगी कि वो नीति ही हमारी उद्दिष्ट की पूर्तता करेगा। तो ऐसे वक्त में निर्णय जो रहेंगे वो कौन लेंगे, अधिकारियों लेंगे। इवन कार्यात्मक निर्णय कैसे रहेंगे, ये जो कर्मचारी के लिए जो मौद्रिक एवं अमौद्रिक जो अभिप्रेरणाएं जो रहेगी, जैसे कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, अंशकालियों को लाभांश देना, कर्मचारियों को बोनस देना, उत्पादन तकनीकों में कुछ परिवर्तन करना, इस संबंध में जो भी कुछ निर्णय ले जाएंगे वो सब के सब कैसे रहेंगे, कार्यात्मक निर्णय रहेंगे। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन निर्णय, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि कुछ समय तक ही उसका महत्व रहेगा, तो वो रहेंगे अल्पकालीन। और दीर्घकालीन निर्णय ऐसे रहेंगे कि वो सालों साल चलते रहेंगे, ताकि हमको उसमें कोई चेंजेस करना नहीं पड़ेगा। जैसे कि हमने दीर्घकालीन निर्णय में यह लिया है कि हमको हमारे उत्पाद के ऊपर में 10% ही मुनाफा कमाना है, लाभ कमाना है। तो हम हमारी पॉलिसी क्या रहेगी, हमारी नीति क्या रहेगी, हमारी नीति ये रहेगी कि हम 10% के लिए ही काम करेंगे, 10% प्रॉफिट मार्जिन के लिए ही हम काम करेंगे। दीर्घकालीन के लिए लास्ट तक हम 10% के लिए काम करेंगे। लोग अगर उसके ऊपर में कितना भी मुनाफा कमाते होंगे तो भी हम वो मुनाफा नहीं कमाएंगे, सिर्फ हम 10% के लिए ही हम कार्य करेंगे। व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक निर्णय, ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। ऐसे निर्णय जो केवल एक ही व्यक्ति अथवा अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं उसे व्यक्तिगत निर्णय कहा जाएगा। यानी कि एकाधिकार व्यवसाय में, जिसको हम मोनोपोलिस्ट बिजनेस बोलते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ एक ही रहेगा और वो एक ही व्यक्ति सारे के सारे निर्णय को लेगा और वो निर्णय उसका अंतिम रहेगा, चाहे वो व्यवसाय, वो संस्था मुनाफे में जाए या घाटे में जाए या तोटे में जाए। उसके बाद में उपक्रम संबंधी निर्णय अथवा व्यावसायिक निर्णय। अभी जो भी व्यवसाय अथवा प्रबंधन के लिए, उच्च स्तर के लिए जो भी कोई निर्णय लेंगे वो सभी विभाग या विभाग प्रमुख के लिए या कर्मचारियों के लिए रहेंगे। और व्यावसायिक निर्णय क्या रहेंगे कि जो व्यावसायिक निर्णय रहेंगे उसमें उच्च स्तरीय निर्णयों को भी मानना पड़ेगा। यानी कि उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर, ये तीनों के लिए वो व्यावसायिक निर्णय रहेंगे। उसके बाद में अंतर विभागीय निर्णय। ऐसे हमने देखा है कि उपक्रम में बहुत सारे विभाग होते हैं और विभागों के अंतर्गत में भी अनेक सारे विभाग होते हैं। जैसे कि हमने अकाउंट की अगर बात की तो लेखा विभाग होगा और लेखा विभाग के अंतर्गत में ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स के विभाग हो गए, लेखा के विभाग हो गए कि जिसमें हम कार्यरत रहेंगे। यानी कि एकत्रित कैसा हो गया कि अंतर विभागीय निर्णय लेते वक्त जो भी निर्णय लेंगे वो उसी के लिए प्रॉफिटेबल में रहेंगे। उसके बाद में विभागीय निर्णय, किसी विभागाध्यक्ष द्वारा अपने अधिकारियों को सीमा के भीतर अपने विभाग के लिए, जैसे कि जो भी कोई उत्पाद रहेगा, उत्पाद में अलग अलग प्रकार के विभाग रहेंगे या कोई उपक्रम में अलग अलग प्रकार के विभाग रहेंगे। जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट्स होगा, उसके बाद में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होगा, उत्पाद डिपार्टमेंट्स भी होगा, बिक्री विभाग भी होगा, बराबर है, सेल्स विभाग भी होगा, सेल्स डिपार्टमेंट्स भी होगा, बराबर है, अलग अलग विभाग रहेंगे। तो वो जो भी कोई विभाग रहेंगे उस विभाग के अंतर्गत में ही वो कार्य करेंगे। ओके देन, थैंक यू।